दोस्तों नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा। गांव या शहर का जानना हो हाल तो देखिए नवनीत सिन्हा के साथ जनता की चौपाल। जनता की चौपाल में आज मैं पहली कड़ी में पहुंचा हूं नरपतगंज प्रखंड के खाबदा कनेली पंचायत में, और यहां की जनता से मैं सवाल करूंगा। उनसे मैं उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको जानने की कोशिश करूंगा कि पिछले 5 सालों में क्या विकास के कार्य हुए हैं और क्या वे लोग परिवर्तन देखना चाहते हैं, या उनकी जो राज्य सरकार है, वर्तमान राज्य सरकार या जो भावी सरकार जो उन लोगों के दृष्टिकोण से है कि जो बन सकती है, उनके संबंध में क्या है, उनकी मांगे क्या है, उनके मुद्दे आज समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, आपका शुभ नाम? श्याम सुंदर यादव। जी, आप यहाँ के लोकल ग्रामीण हैं? जी। तो आपको पिछले 5 साल में जो यहाँ विधायक जी रहे हैं, अब यहाँ मैं आप लोगों को दर्शक बता दूं, यहाँ के वर्तमान विधायक जो हैं राष्ट्रीय जनता दल से माननीय श्री अनिल यादव जी हैं। तो जो विधायक जी रहे हैं उनका कार्यकाल पिछले 5 साल का कैसा रहा, बताएं इसके संबंध में कुछ। देखिए, उनका संघर्ष और उसका काम दोनों साथ बहुत अच्छा से चला है जी, और चलता रहा है। अभी भी वो अभी नहीं हुआ है, आपका क्या कहते हैं, वो आचार संहिता नहीं आया है। गली गली जितना वर्क उसको विधानसभा में मिला है वो काम करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं और रहते चले आ रहे हैं। उससे सब मिला जुला करके हम ये समझ रहे हैं कि ये जनता सारी खुश है उनसे। तो आपको क्या लगता है कि फिर से राष्ट्रीय जनता दल अगर यहाँ से प्रत्याशी खड़ा करती है तो उन्हीं पर भरोसा अगर जताएंगे तो क्या लगता है वो भरोसा जताने लायक है, उन पर भरोसा जताया जा सकता है? देखिए, अनिल बाबू का छवि एक व्यक्तिगत सामाजिकता है, पार्टी से भी हट करके उसकी सामाजिकता एक अलग जोड़ है उसके पास में जी। और कैंडिडेट अन्य पार्टी के आने के बाद ही कोई विचार विमर्श हम लोग क्लियर कर सकते हैं। जी हाँ, तो अभी चुनावों की अधिसूचना नहीं जारी हुई है, फिर भी मैं जनता से उनकी जो समस्याएं हैं, मांगे हैं, उनके संबंध में यह जनता की चौपाल मैं लगा रहा हूँ। इसके संबंध में यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि और भी जो ग्रामीण जो समस्याएं हैं, आपकी जो गांव की समस्याएं लोकल, क्या वो समस्याएं अभी पूरी तरह से सुलझा ली गई है? देखिए, लॉकडाउन में उन्होंने आकर के सारा छिड़काव किया। जो राशन कार्ड मिला है या जिसको नहीं मिला, इसके ऊपर भी उन्होंने ध्यान दिया है। और विद्यालय, स्कूल, समाज की विकास, ग्रामीण जो भी हो, सड़क, पुल, पुलिया, ये सब उसका 5 वर्ष के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है और हमको उम्मीद है कि रहेगा। तो जी अच्छा, एक चीज़ और, एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपके वर्तमान जो सिटिंग विधायक हैं वो आरजेडी से हैं, जबकि सरकार जो है जनता दल यूनाइटेड के जो है नीतीश कुमार वो मुखिया हैं यहाँ इस राज्य के। तो उनके संबंध में आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये अभी बिना कैंडिडेट के सामने आने से ये बात नहीं कही जा सकती है। एक मूवमेंट होता है जनता का, उसमें भी अवलोकन किया जाएगा, इसके बाद बात। जी सर, मैं इस संदर्भ में जानना चाहूंगा पिछले 5 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है उनके संदर्भ में मैं तो बोल दिया कि इस कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने चलाया। अपने एमएलए पद का दायित्व को उन्होंने भारी तरह से निभाया और निभाते रहे हैं। उम्मीद है आगे भी निभाने का वो प्रयास में रहेंगे। जी जी सर, आपका शुभ नाम? कुलदीप यादव। तो जी सर, आप बताइए कि जो विधायक जी के द्वारा जो 5 साल का कार्यकाल रहा है तो उनका कार्यकाल कैसा रहा है? जी, कार्यकाल से तो बहुत संतुष्ट हैं हम लोग। ये 5 साल में जो माननीय विधायक अनिल कुमार यादव जी जो विकास के काम किए हैं उसको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है ये हमारे क्षेत्र में। जहाँ तक सवाल है कि विकास की, तो ऐसा गली मोहल्ला सड़क नहीं जो वो रोड बाकी रखा है। माननीय विधायक जी 400 सड़क का शिलान्यास को करवाए हैं, 500 सड़क लगभग पास करा में, जिसमें 350 सड़क उनका शिलान्यास करके काम संपन्न भी हो गया, चल भी रहा है जी। ठीक है, तो वो फिर राष्ट्रीय जनता दल से उसको टिकट मिलेगी ही और वो जीत सुनिश्चित है। यहाँ की पब्लिक उनसे खुश है, उनके कार्यकाल से भी खुश हैं। आगे भी उम्मीद करेंगे कि उससे भी अच्छा और विकास का काम करेंगे। कोरोना जैसे महाबीमारी में उन्होंने ये परवाह नहीं किया जान के कि हमको क्या कोरोना की बीमारी से हम ग्रसित हो जाएंगे, फिर भी जनता की सेवा में उन्होंने कोरोना का दवाई छिड़काव किया, मास्क का वितरण किया। बहुत ऐसी समस्या का समाधान, हर एक सुख दुख में हमेशा वो साथ रहते हैं। ऐसे महान पुरुष हैं, वो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं नरपतगंज विधायक अनिल कुमार यादव जी। जी, और बोला जाए? जी सर, आपने एक चीज़ शुरुआत में कही कि सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। विपक्ष के लोग को जो मैंने देखा है वो ये भी कहते सुने पाए गए हैं कि जो यहाँ चुनावी शगुफा है उसके तौर पर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। तो इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? ये तो जमीन पर खुद देख रहे हैं आप। अगर ये विपक्षी को मुंह में क्या कह सकता है,
ऐसे बोलने के लिए कुछ भी बोल सकता है। ऐसे निकम्मे सरकार जैसे नीतीश कुमार जी 5 साल में कोई विकास का काम नहीं किए हैं। माननीय विधायक जी मतलब ये विपक्ष सरकार रहने के बावजूद भी उन्होंने जो विकास का काम किया है वो तो सारी जनता, आप जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ की जनता बैठे हुए हैं, वो आपको खुद अभी कुछ देर पहले आपको श्याम बाबू बताए हैं, जबकि वो बहुत ही अच्छी बात बोले हैं। नहीं, कुछ ग्रामीणों से मैंने यहाँ जानने की कोशिश की कुछ देर पहले, तो वो बता रहे थे कि पीछे आपका जो है गांव का जो पिछला क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र, उस क्षेत्र में जो नदी पर पुला है उसका भी शिलान्यास बहुत पहले हुआ है, लेकिन अभी तक वो पुला परिपूर्ण रूप से नहीं आया है अस्तित्व में। इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पुल संबंधी बड़ी बात है। ये माननीय विधायक की योजना का चीज़ है नहीं, ये विधायक से बाहर का चीज़ है। फिर भी विधायक जी ने बहुत प्रयास किए, सांसद जी के द्वारा पुला का निर्माण कराया गया था। संजोग बस वो कॉन्ट्रैक्टर की हत्या हो गई, वो ऐसे पड़ा हुआ है, उसका फाइनल नहीं हो पाया है। लेकिन विधायक जी मेरे उस पर लगे हुए हैं, वो पुला जरूर बनेंगे। और अभी वर्तमान में सांसद है तो उनको ध्यान देना चाहिए। उनको कहने वाला कोई नहीं है, उनसे पूछने वाले कोई नहीं है। मात्र विधायक के नाम पर लोगों को टूट पड़ते हैं कि अनिल यादव काहे क्यों नहीं करेंगे। लेकिन हमारे कहने का मतलब आप लोग तो खुद जानते हैं कि एक बहुत बड़ी पुला है, वो पुला विधायक कोष से बाहर की चीज़ है। फिर भी विधायक लगे हुए वो कर देंगे। जी, सरकार की जो एक योजना चली है, हर घर नल जल योजना, वो कितना हद तक सफल है या उसके संदर्भ में आपके क्या विचार हैं? ये नल जल योजना से संतुष्टि वाली बात नहीं, ये बहुत फालतू का योजना है। ये कोई कारगर योजना नहीं। इससे जो कहिए गए नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा ये है, क्या कहते हैं उसको, प्रलोभन है। वो ठग रहा है जनता को। तो आज तक तो ठग भी किया है। नीतीश कुमार ने इस पे कहा है कि ये एक महत्वाकांक्षी योजना है मेरी 7 निश्चय योजना के अंतर्गत। तो फिर क्या ये योजना, तब तो इस ढंग से अगर आप जब बोल रहे हैं, तो क्या ये योजना का कोई एक सही मकसद नहीं है? नहीं, कोई मकसद नहीं है। वो सुदूर, मान लीजिए जहाँ पहाड़ी इलाका है वहाँ जरूरत पड़े तो हो सकता है उनके लिए, लेकिन जनरल जो कहिएगा आम लोगों को इससे फायदा है कुछ नहीं। ये एकदम फालतू है, ये पैसा एकदम फालतू का निकम्मा सरकार ये फालतू काम किया है। इससे बढ़िया है शिक्षा पर महत्व दे, शिक्षा पर ध्यान दे। इसके राज्य में तो शिक्षा चौपट हो गया है। बेरोजगारी तो इतनी बढ़ गई है, इतना परेशान है कि पब्लिक मजदूर लोग एकदम भूख से मर रहे हैं। उसको देखने वाला कोई नहीं है, स्वास्थ्य देखने वाला कोई नहीं है। बीमार से गरीब गुरबा बहुत परेशान है। और सरकार आराम से, ये सरकार एक्चुअली में ये है, जब चुनाव आते हैं ना तो ये आपको नेता बनते हैं, लेकिन चुनाव जब समाप्त हो जाते हैं तो फिर ये अफसर बन जाते हैं, तब इनके हाथ में अफसरशाही वाली बात चली जाती है। तो जी, अगर यह मान लिया जाए कि यहाँ से अनिल यादव को फिर से भरोसा जताया जा सकता है, तो कई सवाल भी विपक्ष में उठाते रहे हैं तेजस्वी जी के नेतृत्व पर कि उनका जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं डबाडोल की स्थिति में है और आरजेडी में फूट भी पड़ गई है। पिछले दिनों देखा भी गया कि आरजेडी के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह जो है इस्तीफा दे दिए हैं। तो उनके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जी नहीं, माननीय तेजस्वी जी के जो संरक्षण में सरकार या जो चल रही है काम, वो बहुत ही हद तक कामयाब सरकार बनेंगे। रह गई सवाल, गद्दावर नेता रघुवंश बाबू ऐसा नहीं बोले हैं, ऐसा नहीं किए हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो हैं और रहेंगे, इसमें कहीं दो राय की बात नहीं है। जी, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी का नेतृत्व जो है बढ़िया है, बहुत अच्छा। उनकी सरकार बनेगी, निश्चित रूप से युवाओं को रोजगार मिलेगा और बिहार का विकास होगा। तो पिछले जो 5 वर्षों में, यानी हम कह सकते हैं कि रोजगार को लेकर माननीय मुखिया जो है राज्य सरकार नीतीश कुमार, वो कोई काम नहीं किया है? जी नहीं, आप तो धरातल पर देख रहे हैं ना, उनका तो अनाउंसमेंट होता है, सिर्फ मीडिया पर उनका चलता है। ये धरातल पर उतर के कोई काम आज तक हमको बता दीजिए जो कोई बहुत अच्छे काम किए हैं। ये 5 साल में तो बहुत बेकार काम किया, 5 साल में उसका कोई ये नहीं है। तो इसी कड़ी में मैं अब आगे जाता चाहूंगा कि जी, आपका शुभ नाम? संजय कुमार। तो जी सर, आप बताएंगे कि आपकी जो है क्या समस्याएं, क्या मांगे रही है जो सरकार से होनी चाहिए, पूर्ति होनी चाहिए और अभी तक नहीं हुई है? समस्या हम लोग की बहुत बड़ी है, मांग अभी तक हम लोग क्या करेंगे। सरकार सबसे शिक्षा को तो सबसे पहले नीचे चला गया, शिक्षा का स्तर, शिक्षा का स्तर बहुत नीचे चला गया है नीतीश के राज में। हम लोग एसपी सांख्यिकी स्वयं संघ है, हम लोग को तो सबसे पहले नीचे चौपट कर दिया। 1 साल काम करा, ट्रेनिंग करा के, एग्जाम लेकर के, सब कुछ करने के बावजूद भी नीचे का एकदम साफ पेंडिंग कर दिया हम लोग। तो जब आप लोग सक्रिय जो है सदस्य हैं और एक राजनीति में हम भूमिका अदा कर सकते हैं, तो क्या आप लोगों ने मांग रखी अपनी? क्या आप लोगों ने आंदोलन किया इसके लिए? आंदोलन किए, मांग की, बोला रोड पर ला कर रख दिया, रोड पर हम लोग को ला कर रख दिया है। तो हम लोग आप जा रहे हैं तेजस्वी जी के साथ में, हम लोग तेजस्वी जी को मदद करेंगे, जहाँ तक भरसक प्रयास होगा उसको मदद करेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, युवक को रोजगार मिलेगा।
तो चलिए मैं आपकी जो ज़मीनी हकीकत को मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि अभी जो यहाँ वर्तमान में जो विधायक हैं उनके द्वारा जो एक क्रियान्वयन किया जा रहा है, तो उसमें मैंने अभी इनसे चर्चा भी की कि सड़कों का जो जाल बिछाया गया है और पुल पुलिया को भी ये लगाया जा रहा है, लेकिन क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं एक मुद्दे से अलग होकर विधायक जी यहाँ पर जो है अपने काम को रख रहे हैं? एकदम बहुत ज्यादा। तो क्या लगता है आपको कि यहाँ से अनिल यादव जी को दोबारा विश्वास करके दिया जा सकता है? एकदम विश्वास करके दिया जा सकता है और फिर विधायक बनेंगे यहाँ पर, और ये आपको भरोसा है? भरोसा है। तो अगर भरोसा है तो उनके कुछ अच्छे कर्तव्य गिनाइए, काम गिनाइए जो इस क्षेत्र में हुए हैं। काम रोड बना है, पुल पुलिया हर जगह, जो भी वर्क अभी मतलब क्षेत्र में जो 50 साल में नहीं हो सका है उस 5 साल में इस विधायक के रीजन में हुआ है। बिल्कुल जी, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप तो जाते ही होंगे अपने जो है शहरी क्षेत्र फॉरबिसगंज, तो मैं 17 नंबर रोड से आ रहा था तो 2-3 जगह रोड टूटा हुआ है। पिछले दिनों मतलब पिछले 4-5 साल पहले या पिछले साल जो है बाढ़ में टूटा था, अभी तक उसका जो है फिर से निरस्त्रीकरण नहीं हुआ है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो MP साहब का, तो विधायक जी के बस में विधायक योजना में है ही नहीं, वो तो MP साहब का फंड है। MP साहब को उस पर ध्यान, जो अभी वर्तमान MP है माननीय प्रदीप जी, उसको उस पर ध्यान देना चाहिए। विधायक जी तो मरम्मत करवा करके काम चलवा रहे हैं, लेकिन जो ध्यान देना चाहिए MP साहब को, वो MP साहब ध्यान नहीं दे रहे। तो जी, आपको जब भी जरूरत हुई है माननीय विधायक जी से मिलने की, क्या आप उनसे संपर्क कर पाए हैं या वो इस गांव में आए हैं चुनाव जीतने के बाद? बिल्कुल एकदम आते हैं, 24 घंटा, जब एकदम हॉटलाइन पर जब भी बात होती है, जब उस बुलाई तब चले आते हैं। तो ये मान लिया जाए कि एक अनिल यादव जी जो है यहाँ क्षेत्रीय स्तर पर काम किए बहुत ज्यादा। आइए कुछ और भी प्रश्न मुद्दे रखते हैं। जी, आपका शुभ नाम? संतोष कुमार। संतोष कुमार जी। जी सर, आप बताइए कि जो है आपकी क्या मांगे? सबसे पहली बात कि आप एक युवा नेतृत्व के पुरोधा भी हैं, आज के युवा भविष्य भी हैं, आपकी क्या मांगे हैं सरकार से? सरकार से हमारी यही मांगे हैं, बिहार सरकार से, कि जितने भी शिक्षित बेरोजगार युवक हैं उनको रोजगार मिले, यही हमारी मांगे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा नहीं किए हैं। 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ थे जिनको कि नीतीश कुमार ने नीतीश कुमार ने पैनल रद्द कर दिया है, और सभी को बोला था, समस्तीपुर के एक भाषण में बोला था कि अगर तुम लोग मांग अगर अभी करते हो, तुम लोग अपना झंडा नीचे करो, अगर नहीं ऐसा करोगे तो तुम्हें रोड पर ला के रख दूंगा। और वही कि हम लोगों का पैनल रद्द कर दिए हैं। आज हम लोग बेरोजगारी के तौर पर हम लोग भूखमरी का दंश झेल रहे हैं, क्या करेंगे? तो जी, अभी चुनावी माहौल है, तो क्या आप अपनी मांग रखने के लिए सोच रहे हैं या आंदोलन करने के लिए सोच रहे हैं? देखिए, हम लोग तो आंदोलन किए, जिसमें SB संघ का एक लड़का भी पटना में जो आंदोलन के दौरान उसका मृत्यु हो गया था। तो क्या किया जाए, ये सरकार तो ऐसे है, अब कुछ नहीं बोला जा सकता। इस सरकार के बारे में जितना भी कुछ बोले तो कम है, इसकी निकम्मी के बारे में। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस बार जो है सत्ता का जो हम कह सकते हैं बदलाव देखने को मिलेगा आप लोगों के द्वारा? जरूर जरूर, हम लोग चाहते हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो और नया चेहरा जैसे तेजस्वी जी आ रहे हैं, हम लोग उसके समर्थन में भरपूर। यानी आप लोग कुल मिलाकर युवाओं की सरकार चाहते हैं? एकदम। जी, मैं आप पर फिर आता हूँ, पहले और कुछ युवाओं से जानने की कोशिश करता हूँ कि उनकी क्या मांगे हैं। जी, आपका शुभ नाम? सुमित यादव। जी, सुमित यादव जी, आप युवा हैं और युवाओं के पास अपना एक भविष्य होता है, उस भविष्य को संजोने के लिए उनके पास कुछ सपने होते हैं। तो क्या लगता है आपको कि आप एक युवा के मद्देनजर जो है इस सरकार के प्रति, आप पहली प्रश्न यही है कि सरकार के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? वर्तमान जो सरकार है, वर्तमान सरकार में थोड़ा अफसरशाही हमको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बात रही नरपतगंज विधानसभा का, तो हम नरपतगंज विधानसभा के किसी विपक्ष या विपक्ष की बात नहीं करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए हैं हर जगह से। ज़्यादा परेशानी हमको यह है कि हम राजनीतिक से सब दिनों से जुड़े हुए हैं जी। बुरा तब लगता है जब राजा का बेटा ही राजा बने। आज तस्लीम जी के मर जाने के बाद फिर सरफराज को ही टिकट मिले और अगर नेता पे नज़र नहीं गया राष्ट्रीय जनता दल की, इस सब चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। शुरू से राष्ट्रीय जनता दल में हमारे बड़ाप्पा जी विजेंद्र प्रसाद यादव जी थे। उसके बाद हम लोग सब दिन से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, वोटर जो भी हो, सब दिन से जुड़े हुए थे। पर कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि देखने को मिल जाती है, जिस वजह से आज की डेट में खुल के नहीं आना चाहते हैं।
ठीक। वैसे नरपतगंज विधानसभा के बारे में अभी इसलिए नहीं बोलना चाहेंगे कि किसी के पक्ष या विपक्ष की बात करने में अच्छा नहीं लगती है। बहुत सारे युवा हैं जो नेतागिरी करना चाहते हैं, आज की डेट में चाहते हैं कि हम आ जाएं, चमक जाएं, ये करें वो करें। कल के डेट में होता क्या है कि अगर आप विधायक का बेटा नहीं है तो आपको टिकट नहीं मिलेगी। आप में उससे ज़्यादा क्षमता हो फिर भी आपका बैकग्राउंड तगड़ा नहीं है तो नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बने। और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हाँ, इस सरकार से नाखुश यहाँ है कि हर जगह अफसरशाही है। जाते हैं जहाँ जिस ऑफिस में भी जाते हैं वहाँ अफसरशाही इतना ज़्यादा है कि मन करता है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के मतलब वही जो आज के डेट में हो रहा है, यहाँ रोड जाम, वहाँ चक्का जाम, ये वो, तो पता चलता है कि विपक्ष में जुड़ के इस सरकार का विरोध करें। फिर देखते हैं तो इस विपक्ष में भी कमी मिल रही है कि राजा का बेटा ही राजा बने। कल के डेट में विधायक का बेटा ही विधायक क्यों बने, एमपी का बेटा ही एमपी क्यों बने? सरफराज जी के बाद भी तो और नेता थे। तो वैसे राजनीतिक से भी फिलहाल दूर चल रहे हैं, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। जी, कुल मिलाकर आपके मुद्दों से अगर देखा जाए तो हम यही समझ सकते हैं कि आपका जो एक मुद्दा है, सबसे अहम मुद्दा आप जो रख रहे हैं कि कोई पक्ष या विपक्ष की पार्टी में आप एक युवा के नाते एक सवाल रख रहे हैं सभी के सामने कि उस पार्टी में, प्रत्येक पार्टी में एक तरह से परिवारवाद या जातिवाद, कहीं ना कहीं राजतंत्र एक तरह से हावी है। हाँ, बीजेपी हो या आरजेडी हो, कहीं ना कहीं सब में ये देखने को मिल रही है। युवा सब आज के डेट में बहुत पढ़े लिखे युवा, बेरोजगारी की समस्या इतना बढ़ गई है कि बहुत पढ़े लिखे युवा सब जो है यहाँ चक्का जाम, यहाँ ये वहाँ वो विरोध में लगा हुआ है। होने जाने वाला कुछ है नहीं। सरकार कोई भी आती है वादा उनका अधूरा रह जाता है। जो भी वादा होता है, अब नीतीश कुमार का ये नल जल योजना की बात कर रहे हैं, इसमें साला लूट हुआ है, सिर्फ लूट खसूट हुआ है। उसके बारे में क्या बोला जाए? जहाँ वहाँ से फंड यहाँ पंचायत तक आते आते बर्बाद हो जाता है। यहाँ काम क्या होगा? यही सब है। ये समस्याएं आपकी है नल जल के जल को भी लेकर। वो कई सारे जगह मैंने बात की तो वो लोग अपनी समस्याएं रख रहे हैं। बेरोजगारी और उसके बाद अफसरशाही बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिस वजह से बहुत युवा बेरोजगार जो हैं आपको मिलेंगे, मतलब युवा नेता के तौर पे विपक्ष कर रहे हैं अभी। जी, ये आए दिन सही में आप जो कह रहे हैं ये मुद्दा मैंने देखा है। कई लोग कह रहे थे कि आए दिन जो है कई जो है युवा जो मैट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट पास हैं, जो कि शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ा होना चाहिए, वो भी जो है राजनीति से सरोकार रख रहे हैं और राजनीतिक भागीदारी है। उसका वजह यही है कि बेरोजगारी। तो सारी बात को मद्देनजर रखते हुए लास्ट में हम लोग यही उम्मीद जताएंगे कि 15 साल से ये सरकार थी, तब की बार युवा तेजस्वी जी को देखा जाए। अगर बाप चोर है तो बेटा चोर नहीं हो सकता है। अगर विपक्ष बोल रही है चोर है, गलत है, तो कौन सा नेता अच्छा है उसका नाम बता दे। पर तेजस्वी जी के ऊपर जो भी FIR है वो कहीं ना कहीं गलत है। हाँ, आपके मुद्दे में कहीं सही है, तेजस्वी जी सही है, ये चीज हमको मालूम नहीं है, पर कहीं ना कहीं देखते हैं कि सारी नेता पे कहीं ना कहीं ये लूट का वो केस, ये केस। तो सारी बात को देखते हुए हम युवा उम्मीद करेंगे कि अगर बोले हैं कि हम युवा को रोजगार देंगे तो 5 साल इनको भी देखा जाए। अब बाकी तो नेता के बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं। बहुत सारे वादे होते हैं, आते हैं, सरकारें आती है जाती है, ऐसे चलते रहता है। क्या बोले जी, आपने मुद्दा कहा कि राजा का बेटा राजा नहीं होना चाहिए। फिर आप दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव अगर काम नहीं किए तो इन पर जो है एक तरह से वो अगर चोर निकल पाते हैं तो वो जो है काम करेंगे तेजस्वी यादव जी। ये आपका जो आप मुद्दा रख रहे हैं ये कहाँ तक तर्क संगत मालूम पड़ता है, आप बताइए। अरे इसलिए उस पर उम्मीद जता रहे हैं कि हमारी ये कहने का मतलब है कि आप अगर गलत है तो आपका अगला जनरेशन गलत नहीं हो सकता है, अच्छा हो सकता है, उम्मीद कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है क्या? फिर दोबारा तो नीतीश जी पर तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं, कुछ अच्छा नहीं किए हैं। नहीं, द्वंद्व था इसलिए मैंने ये सवाल किया। नहीं, उम्मीद करना होगा तेजस्वी जी पे। अब बाकी नरपतगंज विधानसभा के बारे में अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं, काहे कि मेरे फैमिली में ही पक्ष विपक्ष दोनों के नेता हैं। अब कौन टिकट लेकर आते हैं नहीं आते हैं। अब यहाँ से मनीष यादव जी हैं महागठबंधन के उम्मीदवार, तो जयरानी यादव जी हैं बीजेपी के उम्मीदवार। अब टिकट कहीं दोनों लेके चल आवे तब तो और बोलना असंभव हो जाएगा, क्या बोले नहीं बोले। अब बाकी हमारे पंचायत में अगर टिकट लेके कोई भी कैंडिडेट आते हैं तो कोई विधायक रहे, MLA MP रहे, हमको कोई मतलब नहीं है। खावड़ा पंचायत में अगर किसी गरीब का बेटा भी टिकट लेकर आए तो उसका साथ में हम हैं।
जी, ये चुनाव का अभी जो है तिथि निर्गत नहीं की गई है विधानसभा चुनाव की। अगर वो होगी तो मैं फिर से जनता की चौपाल लगाऊंगा। उसमें बेसिकली मेरी चर्चा इस पर रहेगी कि प्रत्याशी को लेकर कि आप किस प्रत्याशी को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, इसका एक अलग प्रोग्राम रखा जाएगा। जी सर, आपका शुभ नाम? जरा, मेरा नाम अखिलेश कुमार है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँ, मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूँ, ठीक ना, या कोई आरजेडी के सपोर्टर हो, बीजेपी के सपोर्टर, मैं ऐसा नहीं हूँ, ठीक ना। आज देश में एक मुद्दा है, मुद्दा ये है कि लोगों को जो वास्तविक जरूरत है उनसे भटकाया जा रहा है। लोगों को क्या चाहिए? अभी शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, ठीक ना। आज उस चीज को हटा के हम लोगों को एक दूसरा मुद्दा पर डाइवर्ट किया जा रहा है, जिससे न लोगों का भला होने वाला है, न लोगों को रोजगार मिलने वाला है, न शिक्षा मिलने वाली है। उस चीज से भटका के एक दूसरे दिशा में देश को ले जाया जा रहा है, ठीक ना। सबसे पहले तो ऐसी सरकार चुनना चाहिए जो हम लोगों को, एक जनता को एक पॉलिसी मेकर, एक पॉलिसी के तौर पे ले चले, ठीक ना, जो ये ले जाए कि लोगों की जो वास्तविक जरूरत है उस पे ध्यान दे रहे हैं। आज लोगों को रोजगार की जरूरत है या झंडा लेके राम राम करने की जरूरत है? हम राम है, हम हिंदू हैं भाई, हम भी राम को पूछते हैं, ठीक ना। लेकिन आज देश में जब मोदी जी आए थे, बोले तो 2 करोड़ रोजगार पर साल देंगे हम, ठीक ना। आज आईटी सेक्टर में 2 करोड़ रोजगार पर डे। आज आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी इंफोसिस, वो अपने यहाँ 2 लाख कर्मचारी की छटनी की है, ठीक ना। आप रोजगार देने के बदले रोजगार लॉस कर रहे, जॉब क्रिएट के बदले जॉब क्रिएटर के बदले आप जॉब लूजर बन रहे हैं, ठीक ना। आज रेलवे जो भारत की आत्मा है, संपत्ति है, आत्मा, लोगों का जो आत्मा निवास करता है, आज किसी के पॉकेट में पैसे नहीं, फिर सोचता भारतीय रेल में अपने घर में चल जाएंगे, ठीक है। 200 रुपया किराया है, जहां 1 रुपये 200 रुपया है मेरे पास में, एक दिन का मजदूरी करेंगे, यहाँ से हम दिल्ली फिर मजदूरी करने के लिए, आज उसका प्राइवेटाइजेशन, ठीक ना। ये कहां तक है? जब सरकार, अगर हम लोगों को आज एक चीज बताते, युवा को रोजगार चाहिए, आपने कितने युवा को रोजगार दिया? सबसे पहले बीजेपी वाले से ये पूछना चाहिए। आज हम लोग 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी का जो है बर्थडे है, उस पर हम युवा लोग, जितने भी देश की युवा जो भी युवा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाने जा रहे हैं, ठीक ना। उसमें सोचते हैं आप लोग का जितना मीडिया वाले, उसमें भी आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए, ठीक। हम जो 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए थे प्रधानमंत्री, हमने उसको वोट किया था। लेकिन आज 2019 में ऐसा क्या परिस्थिति आ गया जो कि आज हम लोग उसके अपॉन जा रहे हैं, उसके विपरीत जा रहे हैं, डायरेक्शन। इस पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, समझे। और सबसे बड़ी बात है, एक चीज बताते हैं, जब मोदी जी आए थे 2 करोड़ रोजगार की बात करें, आज 10 करोड़ युवा को वो अपना जो है क्या बोलते हैं, अपना सदस्य बनाया। 10 करोड़ युवा को आप सदस्य बना सकते हैं, लेकिन 1 करोड़ युवा को आप रोजगार नहीं दे सकते हैं। जी आप मानते हैं, एक सेकंड, डेमोक्रेसी है, युवाओं की भागीदारी होना चाहिए लोकतंत्र में, ये हम भी मानते हैं, ठीक ना। लेकिन जो उसकी जो जेन्युइन जरूरत है, जो वास्तविकता जरूरत है, उससे भी आप उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते, अपॉन नहीं कर सकते। ये अगर आप उसको जो वास्तविकता जो आप डाइवर्ट कर रहे हैं, तो आप देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। और आप जी, पिछला जो 5 साल का प्रधानमंत्री, कुल मिलाकर देखा जाए तो आप केंद्र सरकार को भी घेर रहे हैं और राज्य सरकार को भी घेर रहे हैं। और जो युवाओं के मुद्दे मुझे इस यहाँ पर समझ में आ रहे हैं कि जो बेरोजगारी है, एक बहुत अहम मुद्दा है। रोजगार को लेकर यहाँ कई युवाओं के मन में सवाल भी है और गुस्सा भी है सरकार के प्रति। तो जब पहला 5 साल का टर्म रहा, उसके बाद 2019 में फिर आप जो केंद्र सरकार पर भरोसा करते हैं, तो क्या आपको उस वक्त ऐसा नहीं लगा कि हमको जो है इस दृष्टिकोण से हटकर दूसरे विचारधारा की ओर चलना चाहिए, और अभी ऐसा क्यों लग रहा है? जी, हम आपको बताना चाहते हैं, जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, ठीक ना, तो हालांकि कहाँ न कहीं इकोनॉमी में ग्रोथ हुआ था, इकोनॉमी कुछ ग्रोथ हुआ था। लेकिन 2014 तक वो आते तो ऊपर जो उसका जो पॉलिसी मेकर वो इकोनॉमी को असर हो। आज आपको पता है इकोनॉमी अपना 25% लॉस है, जो कि इंडिया की लगभग, आप अगर 30 साल पीछे का बैक के जाइएगा तो सबसे स्लो इकोनॉमी डाउन हुआ है, सबसे स्लो। आज तक इंडिया की इकोनॉमी इतना डाउन नहीं हुआ था, जो ठीक ना, जो आने वाले से महंगाई को और ज़्यादा आपको बढ़ाएगा। आप खुद समझ रहे हैं इस बात को, ठीक ना। लेकिन जब आप जॉब क्रिएट नहीं कर पाए 5 साल में, कुछ हालांकि जॉब, जैसे देखिए होता है क्या कि मोदी जी एक जनता का नब्ज सत्ता बदली है, ठीक ना। इसको रोजगार नहीं, अगर आप मोदी जी सोचते अगर रोजगार दे देंगे तो ये मेरे विरुद्ध, इसके पास अगर रोजगार दे देंगे, कमाने लगेगा तो कल मेरे विरुद्ध बोल सकता है, ठीक ना। इसको जो है 2 केजी चावल 2 केजी आटा दे के 500 रुपया अकाउंट में दे दो, ठीक ना। फिर वोट ले लो, फिर अगले साल जो है जब वोट लेने के समय 500 सबके अकाउंट में भेज दो, फिर वोट ले लो। क्योंकि हम लोग भी उसी दिशा में जा रहे हैं, ठीक ना, जिस दिशा में सरकार हमको घुमा रही। एक नहीं होता बंदर को देखिए, मदारी उसको जिधर घुमाता उधर घूमता है, ठीक ना। तो वही है, जनता भी बंदर बना हुआ है, ठीक ना। उसको मदारी जिधर आता उधर घुमा देता, उधर घुमा हुआ। तो वही सिस्टम अभी हम लोगों का बना हुआ। जनता, जिस दिन जनता इस चीज को समझ जाएगा, मदारी हमको सिर्फ घुमाने का काम कर रहा है, उस दिन मोदी क्या, जब 70 साल राज करने वाली कांग्रेस नहीं अड़ पाई तो मोदी क्या अड़ पाएगी? ये आपके अहम मुद्दे सवाल भी हैं, लेकिन जो हालिया परिस्थिति आपने जो एक बात की जीडीपी को लेकर कि जीडीपी जो है 24% जो है निगेटिव ग्रोथ में चली गई, तो उसके लिए पूरा वर्ल्ड लेवल पर भी ये कहीं ना कहीं नीचे गया। हालांकि इंडिया का बहुत ज़्यादा नीचे गया है, लेकिन
कोरोना का जो एक लॉकडाउन का व्यापक प्रभाव पड़ा, तो ये भी दृष्टिकोण तो हो सकता है इसको लेकर। एक चीज बताइए, आपने लॉकडाउन लगा के क्या हासिल किया? क्या हर दुनिया में जिस भी देश में लॉकडाउन लगा है, कोई भी देश इतना, आप देख लीजिए, आपका जो लॉकडाउन लगा था दुनिया का नंबर 1 टाइट लॉकडाउन था। इतना कड़ाई के साथ लॉकडाउन कहीं नहीं किया गया था, ठीक ना। जिस भी देश में लॉकडाउन लगाया गया और इतना मैक्सिमम टाइम के नहीं लगाया गया, सब 1 महीना 2 महीना 30 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया और उस पर अपना उसने वर्क किया, काम करके जो है अपना जो फैसिलिटी रेट था उसका कोविड का वो मिनिमम किया, ठीक ना, उस पर कंट्रोल किया। लेकिन आपने कंट्रोल कहाँ किया? आपने 2000 के बदले आज आपके यहाँ 1 लाख रुपया को 1 लाख जो है कोविड केस पर डे आ रहा है, तब आप जो है बिल्कुल कोविड फ्री कर दिए, बिल्कुल लॉकडाउन खोल दिए। इससे क्या होगा? और फैसिलिटी कोविड का बढ़ेगा या घटेगा? आप ये बताइए हमको, इससे और बढ़ेगी? सिंपल सी बात है, कोविड 1 लाख रुपया, 1 लाख जब पेशेंट पर डे आ रहा है तो अब जो है बढ़ेगी। पहले 2000 पर डे आ रहा था, तो आपने लॉकडाउन लगा के बेनिफिट क्या किए सर? देश के हित में किए क्या? डिपेंड ये करता। आप अमेरिका से तुलना करने जाते हैं, अरे भाई अमेरिका जितना रुपया 1 साल में अफगानिस्तान पे खर्च करती है ना, 2.5 मिलियन डॉलर, 5 मिलियन डॉलर, ठीक ना, 5 ट्रिलियन डॉलर। आपका 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी नहीं है। आप 2030 तक आपका सपना है कि 2030 तक हम 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाए, पॉसिबल नहीं ना। आप अमेरिका से तुलना तो बोलते हैं अमेरिका में चुनाव हो सकता है, तो इंडिया बिहार में चुनाव क्यों नहीं हो सकता है? भाई अमेरिका विकसित कंट्री में आता है, वहां जो है कोविड का जो है जो फैसिलिटी रेट है उसका जो देख लीजिए। आप बोलते हैं कि आप अमेरिका से तुलना है, तो उसका फैसिलिटी देख लीजिए, आप अपने यहाँ देख लीजिए। कई लोग पक्ष में समर्थन भी देते हैं कि जो भारत विकासशील देश है, आप जानते हैं भारत एक विकासशील देश है, और पिछले 60 सालों से जो उनके पक्ष में समर्थन देते हैं कि पिछले 60 सालों से कांग्रेस रही, जो धराशायी रही देश की स्थिति, उसके बाद निकलना 6 साल में आसान नहीं है, धीरे धीरे आगे आएगी। तो क्या आप एक सेकंड, आप बोलते हैं कि 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया? आप जो अभी जाते यूनाइटेड नेशन में जाके बोलने आती है, आपकी पहले सुषमा स्वराज आपकी विदेश मंत्री, तो उन्होंने बोला कि हमने 7 साल में एम्स बनाए, IMMs बनाए, IITs बनाए, ठीक ना, मेडिकल्स बनाए, क्या बोलते हैं इसरो आज जो है इंडिया दुनिया का टॉप 3 क्या बोलते हैं साइंटिस्ट, टॉप 3 साइंटिस्ट रिसर्च सेंटर में आता है। वो किसका देन है? कांग्रेस का देन है? बीजेपी 6 साल में बताया उसने क्या किया? एक चीज आप बताइए, लोग ने अच्छे करने के लिए बीजेपी को वोट दिया था, जरूर चाह रहा था कि उससे अच्छा हो, इसलिए आपको चुना था, अच्छा ही चाहता था इसलिए। बगल आप अपनी बुराई के लिए, आपने जो गलती किया है उसके लिए जिम्मेवार अगर आप दूसरे को ठहराए, ये आपकी नाकामी है। जी, ये आपके मुद्दे केंद्र और राज्य सरकार को लेकर थे, तो वर्तमान जो आपका यहाँ का जो प्रखंड क्षेत्र है, इसमें विधायक के कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? चूंकि देखिए, हम एक चीज़ आपको बता देते हैं, हम अपने चूंकि विधायक अपने गांव में नहीं रहते हैं, ठीक ना, बाहर पढ़ाई करते हैं, तो विधायक ने क्या किया 5 साल में, इसकी मेरे बारे में हमको जानकारी नहीं है, ठीक है, जो आपको इसके बारे में पूरा डिटेल बताए। लेकिन हम लोगों का ये कहना है, ठीक ना, अब की बार बिहार परिवर्तन मांगता है, ठीक ना, जो भी आए नीतीश और बीजेपी के अपोनेंट में हम लोग उसको वोटिंग करेंगे, समझे ना। इसमें कोई दुराई की बात नहीं है, जो भी उसके विपक्ष विरोध में आएगा उसको हम लोग वोटिंग करेंगे। आज बिहार का आप स्थिति दे लीजिए, बिहार का जो भी एग्जाम देने जाइए 1 घंटा पहले पर्चा लीक हो जाती है। 1 घंटा कोई भी एग्जाम देना चाहिए, आप बीपीएससी की एग्जाम देने चाहिए, 1 घंटा पहले पर्चा लीक होता है। बीपीएससी में आप इंटरव्यू में डायरेक्ट 25 लाख रुपया घूस मंगाया था, आपको DSP रैंक दे दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं युवाओं के साथ धोखा हो रहा है, इसीलिए हम लोग जो भी इसके विपक्ष में आएगा उसको वोट। जी, आपने रोजगार के मुद्दे को लेकर सवाल किया, GDP को लेकर सवाल किया। जब माननीय मुखिया लालू प्रसाद यादव जी थे, बिहार के जो मुख्यमंत्री थे, उस समय तो अर्थव्यवस्था निगेटिव में गई थी, 11.03% उसके बाद ग्रोथ रेट किया नीतीश कुमार के कार्यकाल में 2008-9 में, और निगेटिव 5 पर गई थी। तो उस समय आपकी जो एक तरह से कह सकते हैं आपकी जो मांगे थी या आपके जो विचार थे, उस दौर की बातों को लेकर अगर निकाला जाए तो क्या कह सकते हैं कि नीतीश कुमार क्या पिछले 15 साल में परिवर्तन की कोई बयार लेकर नहीं आ पाए हैं यहाँ पर? बिल्कुल नहीं, परिवर्तन कुछ नहीं। देखिए 15 साल आज के जैसे आप 15 साल पहले की बात कर रहे हैं, 15 साल पहले आप भारत की स्थिति जाके देखिए, 15 साल भारत की इकोनॉमी क्या था? आप 15 साल भारत की इकोनॉमी, भारत भी बहुत ज्यादा, मैंने बिहार के संदर्भ में बात किया। तो बिहार के संदर्भ में देखिए, डेवलप एक दिन में नहीं होता, 15 साल कोई कम बड़ी समय नहीं होती। 15 साल में आदमी मंगल पे चल जाता है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे चल जाता है। तो आप करने के लिए आप में कैपेसिटी होना चाहिए। आज जो सरकार की जो भी योजना आ रही है, सब उसके करवाने की क्षमता होना चाहिए सरकार में, जो कि उसको धरातल पे उतार सके। उसमें आप एक भी योजना जाके देख लीजिए, चाहे वो एजुकेशन से हो या रोड का हो या सड़क का हो या गरीबों की, सरकार गरीबों की बात करते हैं, आज गरीबों की गरीबी के लिए जो भी कल्याण योजना आ रही है, उसमें कहीं भी जाइए, उसमें अगर आप 50% अगर सरकार की योजनाएं भी अगर काम कर जाती तो आज बिहार की स्थिति नहीं रहती। आज दुनिया में हर जगह प्लांट, बिहार में आप जानते हैं 1990 के बाद जो है इंडिया में प्लांट लगना शुरू हुआ है,
1990 के बाद इंडिया में एक औद्योगिक क्रांति आई 1990 के बाद 1905 के राज्य के मुद्दे पर। हाँ, राज्य के मुद्दे पर, तो उसमें हिसाब से हर जगह जो भी स्टेट है उसमें प्लांट लगी थी लगभग 2000 ईस्वी के बाद। लेकिन 2000 ईस्वी के बाद लालू जी चले गए, स्वाभाविक सी बात सरकार से चले गए। तो जब नीतीश जी आए तो 15 साल के अंतर्गत एक भी प्लांट, कहीं भी प्लांट नहीं लगाया गया पूरे बिहार के अंदर। कभी कभी बोलते हैं कि बिहार में जमीन नहीं है। अरे भाई, बिहार में जमीन नहीं, कहाँ जमीन चाहिए? बोले ना आपको जमीन, हम लोग जनता लोग आपको उपलब्ध करवाते हैं फैक्ट्री लगवाने के लिए। आंकड़े तो बताते हैं कि पिछले 15 साल में प्रगति हुई है। और 2008-9 की मैं बात कर रहा था, उसमें बिहार की जो जीडीपी थी पूरे देश में दूसरे नंबर पर थी गुजरात के बाद। तो कैसे कह सकते हैं आपकी प्रगति नहीं हो पा रही है? जबकि और सबसे बड़ी बात, अहम मुद्दा ये भी है कि जब हम पूछते हैं, ये सब चीज चर्चा का विषय होता है, तो जो पक्ष अभी सरकार जो सत्ता में है वो विपक्ष की ओर इशारा करती है कि 15 साल उससे मैंने बेहतर किया, वो 15 साल जंगल राज था। तो ये जंगल राज और फिर सुशासन बाबू का एक चेहरा आता है, तो वो दोनों के बीच आप सुशासन बाबू किधर से कहते हैं नीतीश कुमार? सबसे पहली बात तो जी लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, आज लोग के बीच से ये चीजें आती हैं। आप लोग कहते हैं, कोई जो भी लोग कहते हैं सुशासन बाबू किस नाम से ले आया था? आज देख लीजिए, बिहार जो है क्राइम रेट में पूरा बिहार भारत में तीसरा स्थान पे है। आप दूसरा स्थान पे, ठीक ना, सॉरी, दूसरा स्थान पे क्राइम रेट में पूरे बिहार में, भारत में बिहार दूसरा स्थान में। आज ये दिन दहाड़े मर्डर होता है, कहीं चोरी हो जाती है। कहाँ बोलते हैं कि लालू यादव के राज में, तो उसको तो बदनाम किया जा रहा है। वो एक मतलब नहीं होता है कि उसका जो है ना, उसका दादा चोर था, उसका बाप चोर था, उसका बेटा भी चोरी कर, ऐसा नहीं होता है। तो क्या मान लिया जाए कि उस समय के जो सरकारी आंकड़े थे वो गलत थे या फर्जी थे? सरकारी आंकड़े उस टाइम की सरकारी आंकड़ों में गलत नहीं बता रहा हूँ, ठीक ना, लेकिन आज का भी जो रेशियो है वो तो कम नहीं हुआ है, वो तो कम नहीं है। पहले के रेशियो आज का भी रेशियो कम नहीं। रेशियो एक अहम मुद्दा है आपका, लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं उसके संदर्भ में बात करना चाहूंगा। मैं भी तो आपको सरकारी आंकड़े, सरकार का जो डाटा उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। जो 2000 का जो रेशियो था क्राइम रेट बिहार में, अभी का क्राइम फैटलिटी रेट वही है। आप देख लीजिए, जाके देखिएगा। शासन इसी का नाम है सुशासन। ऐसे सुशासन, इसी का नाम है सुशासन। क्या देखिए, ये लोग कहते हैं, मैं उन्हीं के मुद्दों को आपके पास रखा कि लोग सुशासन बाबू कहते हैं और बनाम जंगल। कौन सा लोग परेशान है भाई इससे? लोग सुशासन बाबू कैसे लोग अपने मन से नीतीश काबिल बनते हैं? इसी का नाम पलटू चाचा रखा गया है। तो फिर भी अगर पलटू चाचा भी कहा जाता है तो उसका फायदा चुनावी जो जमीनी हकीकत है उसमें कहाँ दिखता है? कहीं नहीं, चुनाव में भी नहीं दिखा, कहीं नहीं, कोई असर नहीं है उसका। कोई सुशासन, क्या सुशासन है? सुशासन के नाम पर तो नंगा नृत्य हो रहा है। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि तेजस्वी यादव जी लगातार पलटू चाचा करके दुहाई देते हैं नीतीश कुमार को। नहीं। तो क्या दोनों के बीच जो एक धरातल का जो जमीनी हकीकत है चुनावी तौर पर वहाँ कहाँ दिख पाता है? तेजस्वी यादव के समर्थन में जनता कहाँ आ पाती है?